एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर अपने नए लेक्चर में। टॉपिक का नाम है भाई हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हम बोल सकते हैं। द रीजन इज कि क्वांटम मैकेनिक्स जो भी हमें पढ़ना होता है उसका एक फंडामेंटल बेस बनाता है। सर ये टॉपिक एक फंडामेंटल बेस बनाता है जो उसकी सच्चाई से रूबरू कराता है। हाइजीन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भाई आपको पता है इस वक्त हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं भाई, किसी भी क्लास के आप हो, चाहे आप 11-12 से रिलेट करते हो या फिर ग्रेजुएशन से करते हो या मास्टर डिग्री से करते हो, इवन आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर ये टॉपिक आता है सर सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम करने ही उसी बेसिस पे हैं। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि बेसिक लेवल से अपर लेवल तक की सारी चीजों को जानने वाले हैं। फिलहाल भाई हमारा टॉपिक हाइजीन व अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, हम इस वक्त स्पेशली फॉर BSc 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। उस मैं हमारी जो बुक है यानी कि हमारा जो पेपर है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, और इसमें हमने पहले बता चुके हैं भाई इसमें ये हमारे 8 यूनिट हैं जिनको हमें टोटली कवर अप करना है। ठीक है, अभी फिलहाल हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 7 या 8 होगा। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स एक क्रम में हमने पढ़े, एक वे में हमने पढ़े। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइजीन व अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इससे पहले हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं भाई, इससे पहले हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको बता ही दिया भाई कौन सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं, टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा हाइजीन व अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए भाई स्टार्ट करें फिर। हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत सारे बेसिक चीजों के बारे में हम जान चुके हैं। इसमें कोई भी चीज हमारे पास बची नहीं हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रोगली मैटर वेव को पढ़ा था, है ना, डी ब्रोगली मैटर वेव को पढ़ा था। ठीक है, आज हम करने वाले हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए फिर भाई क्या होता है सर, किस चीज को बताता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो हाइजीन वर्क ने एक चीज कही थी भाई, उन्होंने ये कहा था कि जो बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म बोल सकते हैं। बहुत छोटे कण जो होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, इवन हम डस्ट पार्टिकल की भी बात करते हैं, मतलब धूल के कणों की भी बात कर सकते हैं। इनके बारे में उन्होंने बोला था। सर इनके बारे में क्या बोला था, इन्होंने कहा था ये लोग बड़े बदमाश होते हैं। सर बदमाश इन द सेंस क्यों होते हैं, दो चीजें होती हैं सर, क्योंकि ये इनका काम ही घूमने का होता है। ये कहीं ना कहीं एक जगह तो टिकते ही नहीं ना, इनका पैर नहीं टिकता भाई, ये इधर से उधर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। सर घूमते रहते हैं और इनके अंदर मास भी होता है। सर मास है, घूम रहे हैं, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लास्ट लेक्चर में भी जाना था, दैट इज मोमेंटम ना। बिल्कुल सर ये मोमेंटम होता है, संवेग बोलते हैं हिंदी में। बिल्कुल सर ये मोमेंटम होता है। तो मतलब कोई भी पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम की बात करेंगे और साथ ही साथ उसकी पोजीशन की बात करेंगे, भाई उसकी पोजीशन कौन सी है। अगर किसी भी पार्टिकल को ले लो तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं उनकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसकी पोजीशन पता कर ली, आप उसके मोमेंटम खत्म, मोमेंटम पता कर लिया, पोजीशन खत्म। या फिर हम ये बोल सकते हैं जितना अच्छे से एक्यूरेट कर सकते हो, आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो पोजीशन को अच्छे से पता कर रहे हो, तो आपकी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी मिलेगी किसमें, पोजीशन में। अगर आपने पोजीशन को पता कर लिया तो अनसर्टेनिटी मिलेगी मोमेंटम में। कहने का मतलब है सर आप दोनों में से किसी एक चीज को अगर पता कर भी लेते हो तो दूसरी चीज में आपको गड़बड़ मिल जाएगी। सर उसी प्रिंसिपल को आपको क्या कहा था, हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा था। पहले काम करते हैं, इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसकी पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। क्या बोला सर, हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट momentum and position of any
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, भाई कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकता है सर। कौन सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक कौन सा हो सकता है भाई, लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कॉमा और करके लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं और आपके न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं भाई, और आपके सर डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं भाई, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं भाई, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, धूल के कण डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ, टेनियसली एक साथ, मतलब कहने का यह है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ मोमेंटम और पोजीशन को पता नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर ये क्या मोमेंटम और पोजीशन की बात करता, नहीं, कुछ और चीजों की भी बात कर सकते हैं। आपके जरूरी नहीं मोमेंटम और पोजीशन की बात करें, पोजीशन और वेलोसिटी की भी बात कर सकता है ना, या फिर आपको बात कर सकता है किसकी बात करता है, एनर्जी और टाइम की भी बात कर सकता है। अच्छा एक सिंपल से आपको मैं एक फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके हमारे पास समझने के। काम करते हैं हम, इसको लेता है थोड़ा सा ऐसा समझता है, ताकि इसको समझो। चेस बोर्ड है हमारे पास, क्या है चेस बोर्ड, दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, अगर उससे कहा जाए भाई तो ये यहां से आगे तक जाना है, कहीं पर भी है ना जाना, वो यहां पर खड़ा मान लीजिए, उसको डार्क वाले जो है ना, डार्क ये जो है वहीं तक जाना है, उसमें पैर पैर रख के जाना है। अब यहां से पैर उसने हो सकता है अगर सीधी लाइन में जाता है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इसी तरह से आगे चलता जा रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो आप उसकी वेलोसिटी मतलब उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने उसकी स्पीड पता कर ली, इतनी स्पीड से जा रहा है, तो आप उसकी पोजीशन पता कर सकते हो कि इतने टाइम बाद वो कहां पर होगा। लेकिन अगर उसकी कहानी ये है, उसको ये बताया गया है कि तुम ब्लैक डॉट पे जाना है बस तुम्हें, अभी यहां के बाद चला गया इधर, इस यार के बाद इधर, उसने मन किया तो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाएगा, लेकिन आपके मतलब से नहीं जाएगा। कहने का मतलब है अगर उसका पैर यहां पर है, अब आप पता नहीं कर सकते उसका अगला पैर कहां होगा, इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी जा सकता है। अगर आपने उसकी पोजीशन पता की, मोमेंटम खत्म, मोमेंटम पता किया, पोजीशन खत्म। अगर आपने ये पता कर लिया इतनी स्पीड से जा रहा है, जा रहा जा रहा, अब अगला कदम किधर होगा, उसकी पोजीशन खत्म होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पोजीशन क्या है। और अगर आपने पता किया भाई अगर पोजीशन इधर आई, पोजीशन इधर आई, तो मोमेंटम खत्म, कितनी स्पीड से आएगा ये भी पता नहीं। तो मतलब कहने का ये है, ये मेरा बस थोड़ा सा इसको समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपको समझ में आ जाए। कहने का मतलब है कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, वो उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को हम एक साथ कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस यही बताया था हाइजेनबर्ग ने। तो हमें फिलहाल क्या जानना है सर, हमको फिलहाल ये जानना है, हमको फिलहाल ये जानना है कि हाइजेनबर्ग ने फिर इसके लिए कोई फॉर्मूला तो दिया होगा ना, बिल्कुल दिया था सर, इसके लिए कोई फॉर्मूला तो दिया होगा, बिल्कुल दिया था। वो फॉर्मूला क्या दिया था वही बता दीजिए, वही बता दीजिए कि वो फॉर्मूला क्या था। चलिए एक काम करता है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला था। देखिए पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे एक्स, मोमेंटम को किससे करते हैं पी से। तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला था भाई अगर मान लीजिए मोमेंट या पोजीशन में जो चेंज आ रहा है कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगी भाई, उसको हम डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा पी से दिखाएंगे। वो हमारी या तो बड़ी होगी वैल्यू या फिर हमारी बराबर होगी, छोटी नहीं होगी। ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, क्या होता है h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सर ये क्या मतलब है, इसके बारे में जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल के लिए इसको समझ लो कि ये होता क्या है। देखिए सुनिए, अगर यहां से हम इसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाएंगे, फिलहाल देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है अलग अलग टाइप के फॉर्मूले जो आपसे यही पूछ लिया जाता है, बताइए इसमें से कौन हाइजेनबर्ग को बताता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक फॉर्मूला हमने जान लिया
लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो पूछने लग जाता है, तो हमें दिक्कत हो जाती है भी क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। भाई एच क्या है सर, एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है जो हमको पता है, ठीक है। उसके बाद में पाई भी आपको पता है। एक चीज यहां पर जाननी है भाई, क्या जाननी है सर, एच क्रॉस भी होता है एक जगह, क्या होता है एच क्रॉस, और एच क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन 2 पाई। क्या होती है एच अपॉन 2 पाई। तो ये आपको याद रखना है भाई। इसका मतलब है सर एच क्रॉस बराबर कितना होता है एच अपॉन 2 पाई। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या क्या होता है अभी जान लेंगे, इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, एच अपॉन जो 4 पाई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच अपॉन 2 पाई इंटू 2, 2 या 4 ही तो होगा, बिल्कुल। एच अपॉन 2 पाई को हम क्या बोल सकते हैं एच क्रॉस, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई 2, बिल्कुल सही बात है सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं एच क्रॉस बाई 2, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा हमारा एच क्रॉस बाई 2 या फिर एच अपॉन 4 पाई। तो कहने का मतलब है, जैसे उन्होंने एक ऑप्शन हमसे पूछा कौन सा इनमें से हाइजेनबर्ग को एक्सप्लेन करता है, तो भाई उसने ये ऑप्शन भी दे दिया, ये ऑप्शन मान लो ए है, बी है, सी में दे दिया, इनमें से कोई नहीं, डी में दे दिया दोनों। तो आपको उस तरह का ऑप्शन आपको देखने हैं कि कौन सा वाला सही होगा। अब देखिए सर, अब यहां पर हमें एक चीज और जाननी है सर, क्या जाननी है भाई, एक चीज ये जाननी है हमको, मोमेंटम के बारे में तो अभी जाना था ना हमने, क्या होता है सर, P बराबर होता है m इंटू वी, जाना था ना, मास इंटू वेलोसिटी, बिल्कुल। तो सर डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम वी, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा वी। सर ऐसा क्यों किया, पहली बात तो अब हमें यहां पर यह जानना है सर आपने ऐसा क्यों किया कि आपने v के सामने डेल्टा लगा दिया लेकिन m के सामने डेल्टा नहीं लगाया। अब एक चीज बताओ भाई, मेरे अंदर जो मास है, मेरे अंदर जो वजन है, वो मैं यहां पर हूं तो भी अगर मैं घूमूंगा तो भी वो इतना ही रहेगा, मास में थोड़ी चेंज होगा। अगर मैं घूमूंगा तो मेरी घूमने की स्पीड में चेंज हो सकता है, मेरी स्पीड में चेंज हो सकता है, मास में थोड़ी। डेल्टा क्या बताता है भाई, चेंज को बताता है, तो मास तो कभी चेंज होगा नहीं किसी ऑब्जेक्ट में, जितना है उतना ही रहेगा। तो डेल्टा पी बराबर डेल्टा एम वी करेंगे तो एम को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा वी आपका रहेगा क्योंकि वी आपका चेंज होगा। तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह ना एम डेल्टा वी वी रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से तो हमारा जो फॉर्मूला है सर वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रखो एक बार, क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यहां से हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, 4 पाई एम। सर ये फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये फॉर्मूला आ गया सर हमारे पास, ये भी हाइजेनबर्ग का बिल्कुल है भाई। यहां पर जो आपका रिलेशन दिया गया था वो किसमें था, पोजीशन और मोमेंटम। यहां किसमें हो गया, पोजीशन और वेलोसिटी में आ गया। सर इसके आगे और देखो, और देखो क्या लिख सकते हैं इसको सर, दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2m। एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m। सर ये भी हमारा एक हाइजेनबर्ग का एक रिलेशन हो गया, ये भी हमारा एक हाइजेनबर्ग का रिलेशन। सर कितने आ गए, 4 आ गए, अभी तो 2 और है, अभी 2 और है, फिलहाल के लिए जान लो। तो ये चीज समझ में आई आपको, पोजीशन मोमेंटम के बीच में भी रिलेशन यही होता है और पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन यही होता है। या तो h अपॉन 2 के बराबर होगा या फिर h अपॉन 2 से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। जो भी कुछ ना कुछ आपकी क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी। अगर आप जितना अच्छे से पोजीशन को पता कर पाओगे उतना ही बेकार कौन हो जाएगा, डेल्टा पी। क्योंकि ये इसको अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना दोनों, बिल्कुल। सर एक और चीज यहां पर ये जानने वाली है, वो क्या जानने वाली है, जैसे पोजीशन और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है उसी तरह से एनर्जी और टाइम के बीच में भी रहता है। तो हमारा एक फॉर्मूला ये भी होता है, डेल्टा ई मतलब एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी होती है और टाइम में जो अनसर्टेनिटी होती है वो भी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन कितने के होते हैं, 4 पाई के बराबर होती है, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, एच क्रॉस अपॉन 2 भी लिख सकते हैं।
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर कुछ चीजें हमें ना जाननी है, और वो क्या चीजें? पहली बात तो आपने यूज किया सर डेल्टा एक्स, ठीक है। आपने यूज किया डेल्टा पी, वो भी ठीक है। आपने यूज किया डेल्टा वी, वो भी ठीक है। आपने डेल्टा ई, वो भी ठीक है। डेल्टा टी, वो भी ठीक। इनका मतलब बता दो क्या होता है? इनका मतलब जान लेते भाई क्या होता है। इनका मतलब जानिए भाई क्या होता है। पहली बात सर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सर ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, मतलब जो हम एक्यूरेसी निकालते हैं वो एक्यूरेट ना निकल कर कुछ ना कुछ तो चीजें रह जाती है ना, अनिश्चितता, तो उसमें कितनी आ रही है वो हमारी डेल्टा एक्स के लोग। सर डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है वो है हमारा डेल्टा पी। सर डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है ये डेल्टा वी बताएगा। सर ई क्या है? डेल्टा ई, ये है अनसर्टेनिटी इन किसमें में? किसमें? एनर्जी में, इन एनर्जी, ये एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी को बताता है। सर टी क्या है? सर टी इज द टाइम, मतलब यहां पर किस चीज में बताएगा? टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी को बताएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर कहने का मतलब है आपके पास में हाइजेनबर्ग से ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपके पास ऐसे 2 फॉर्मूले ये हो गए, 4 फॉर्मूले ये हो गए, तो ये 6 फॉर्मूले हो गए। इन 6 में से कुछ भी पूछ सकता है आपको, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको देखना हो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा, इसमें और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे? जैसे मान लीजिए उसने बोला डेल्टा एक्स इंटू क्या है? डेल्टा आपका पी है ना, इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन क्या था? एच क्रॉस अपॉन 2 था। हमने बोल दिया इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। वो ऐसे भी बोल सकता है डेल्टा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा पी, ये भी बोल सकता सर। तो इस तरह से उसने लिख के दे दिया। हमने क्या किया भाई? इसको साइड चेंज ही तो किया बस, और तो कुछ किया नहीं। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था। अब इसमें हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, और वो क्या पढ़ने वाले एक बार जान लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रॉगली मैटर में हो गया, हाइजेनबर्ग को अभी अभी किया हमने, हाइजेनबर्ग को अभी अभी हमने कर लिया है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया सर, इसके बाद क्वांटम नंबर्स हो गया, शेप एसपीडीएफ हो गया, ऑफ पाउली एक्सक्लूजन हो गया, हुंड मल्टीप्लिसिटी ये भी पढ़ लिए हैं सर। अच्छा क्या है बचा है सर हमारे पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस साई एंड साई स्क्वायर, और लास्ट हमारा रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। सर ये 3 टॉपिक बचे जो हम आने वाले अगले लेक्चर्स में करने वाले, उसके साथ ही यूनिट हो जाएगी फिनिश, फिर अगली यूनिट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना ना भूलें।